शहर के सबसे आलीशान और मशहूर नाइट क्लब में एक रात हमेशा की तरह रौनक अपने चरम पर थी। तेज म्यूजिक, रंग बिरंगी लाइटें, चारों तरफ फैला धुआं और महंगी शराब की खुशबू माहौल को और भी ज़्यादा मदहोश बना रही थी। इस चमक दमक के बीच एक आलीशान सोफे पर आराम से बैठा विवेक राठौड़ अपनी रंगीन दुनिया में पूरी तरह खोया हुआ था। उसके आसपास खूबसूरती, पैसा और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। उसी समय एक बेहद आकर्षक और आधुनिक मॉडल उसके बेहद करीब आकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत और चेहरे पर मोहब्बत का एहसास साफ झलक रहा था। वो प्यार भरी नज़रों से विवेक को देखते हुए धीरे से बोली, विवेक, एक बार मेरी आंखों में देखकर सच सच बताओ, क्या तुम्हें इनमें अपने लिए जरा सा भी प्यार दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है, या फिर तुम सचमुच इतने बेपरवाह हो चुके हो कि किसी की भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं समझते? उसकी मीठी आवाज़ और मासूम सवाल सुनकर विवेक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अजीब सा घमंड और बेरुखी छुपी हुई थी। उसने बड़े आराम से अपने हाथ में पकड़ा महंगा गिलास होठों से लगाया और एक ही बार में उसे खाली कर दिया। फिर उसने उस लड़की की कमर को हल्के से थामते हुए बेहद धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तुम गलत इंसान से प्यार की उम्मीद लगा बैठी हो। विवेक राठौड़ मोहब्बत जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों को जीना चाहता हूँ। मेरे लिए रिश्ते, वादे और भावनाएं ज़्यादा मायने नहीं रखते। आज तुम मेरे साथ हो इसलिए इस पल का हिस्सा हो, लेकिन कल सुबह शायद मैं तुम्हें पहचानना भी जरूरी ना समझूं। उसकी बात सुनकर लड़की कुछ पल के लिए खामोश हो गई। शायद वो उसकी बातों की गहराई नहीं समझ पाई थी, या शायद उसकी दौलत और आकर्षण ने उसे इतना प्रभावित कर दिया था कि वो सब कुछ भुला बैठी थी। तभी अचानक मेज पर रखा विवेक का मोबाइल लगातार बजने लगा। फोन की स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था, दादाजी। लगातार आती कॉल और मोबाइल की वाइब्रेशन ने उस रोमांटिक और नशीले माहौल को अचानक फीका कर दिया। विवेक के चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखाई देने लगी। लड़की ने मुस्कुराते हुए उसे फिर अपनी तरफ खींचना चाहा और बोली, अरे छोड़ो ना, इतनी रात को कौन सी जरूरी बात हो सकती है? फोन बजने दो, क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? आओ ना, इस खूबसूरत पल को यूं ही जीते हैं। लेकिन विवेक ने बिना किसी परवाह के उसे हल्के से दूर किया और गुस्से से फोन की तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसने कॉल को बिना उठाए फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया और मेज पर पटकते हुए चिढ़कर बोला, दादाजी बिना ना खुद चैन से रहते हैं और ना मुझे चैन से जीने देते हैं। हर समय नसीहतें, हर समय रोक टोक, ऐसा लगता है जैसे उन्हें मेरी खुशी से ही परेशानी हो। आखिर कब तक मैं उनकी बातों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीता रहूँगा? मुझे इन बंदिशों से घुटन होने लगी है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूँ। मुझे खुली हवा में सांस लेना पसंद है, लेकिन दादाजी हर वक्त मेरे चारों तरफ नियमों और जिम्मेदारियों की दीवार खड़ी कर देते हैं। इतना कहकर उसने गुस्से में फिर से अपने लिए शराब का गिलास भरा और बिना रुके उसे भी एक ही सांस में खत्म कर दिया। उसकी आंखों में नशा साफ दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर अपनी दौलत और जवानी का घमंड भी साफ झलक रहा था। उसे अब रिश्तों की अहमियत महसूस ही नहीं होती थी। वो अपनी रंगीन दुनिया, अपनी मनमर्जी और अपने ऐशो आराम में इतना खो चुका था कि उसे किसी अपने की चिंता या प्यार की कोई कीमत नजर नहीं आती थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस फोन कॉल को इस समय वो गुस्से और लापरवाही में नज़रअंदाज कर रहा था, वही उसकी ज़िंदगी में ऐसा भयानक तूफान लेकर आने वाली है जो उसकी इस बनावटी और चमकती हुई दुनिया को राख का ढेर बना देगा। अगले दिन सुबह का सुनहरा सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान पर फैल चुका था। राठौड़ हाउस के विशाल पोर्च में जैसे ही विवेक राठौड़ की चमचमाती स्पोर्ट्स कार आकर रुकी, वहां मौजूद नौकरों की निगाहें उसी ओर उठ गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और विवेक धीरे धीरे बाहर निकला। पिछली रात की शराब और पार्टी का असर अभी तक उसके सर पर पूरी तरह हावी था। ऐसा लग रहा था मानो उसका सिर फटने वाला हो। उसने अपने माथे को दबाते हुए आंखों पर लगा काला चश्मा ठीक किया और भारी कदमों से घर के अंदर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो लॉन में पहुंचा, सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम अचानक रुक गए।
उसके दादाजी अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही भाव था। न गुस्सा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था और न ही नाराजगी, बल्कि उनमें एक गहरी मायूसी और टूटन झलक रही थी। उन्होंने अपने पोते को उस हालत में देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए अपनी गोद में रखा अखबार एक तरफ रख दिया और गंभीर आवाज में बोले, आ गए जनाब, या अभी भी कुछ बाकी रह गया था? पूरी रात घर से बाहर रहकर और गैर औरतों के साथ वक्त बिताकर क्या अब खानदान की इज्जत का जनाजा निकालने का इरादा पूरा हो गया? विवेक ने बेमन से अपना चश्मा उतारकर पास रखे सोफे पर फेंक दिया और चिढ़े हुए अंदाज में बोला, दादाजी प्लीज सुबह सुबह ये सब शुरू मत कीजिए। मेरा सर वैसे ही दर्द से फटा जा रहा है। मुझे सिर्फ आराम चाहिए, भाषण नहीं। इतना कहकर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि दादाजी की अगली आवाज ने उसे रोक दिया। इस बार उनकी आवाज में आदेश नहीं बल्कि दर्द और अपनापन था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रुको बेटा, 1 मिनट मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। विवेक अनमने मन से वापस लौटा और उनके सामने बैठ गया। दादाजी ने अपने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोले, बेटा, आखिर कब तक यूं ही बिना किसी मकसद के जिंदगी बिताते रहोगे? कभी खुद को गौर से देखो, तुम पहले कैसे थे और आज क्या बन गए हो? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला था कि तुम शराब और रंगीनियों में अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दो। तुम्हारा कारोबार तुम्हारे इंतजार में खड़ा है और तुम उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय आवारागर्दी में लगे हुए हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम जिम्मेदार बनो और जिंदगी को गंभीरता से लेना शुरू करो। लेकिन विवेक ने झुंझलाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, दादाजी, मुझे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना पसंद है। बिजनेस की मुझे कोई चिंता नहीं। हमारे पास इतना पैसा है कि कई पीढ़ियां आराम से गुजार सकती हैं। अभी मैं सिर्फ अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। दादाजी ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, पैसा कभी इंसान को असली सुकून नहीं दे सकता। जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को अपने घर परिवार की ज़रूरत महसूस होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। शायद एक जीवन साथी तुम्हारी जिंदगी में ठहराव और जिम्मेदारी लेकर आए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तुम्हें खुशहाल देख सकूं और अपने पड़पोते पड़पोतियों को गोद में लेकर इस दुनिया से संतुष्ट होकर जाऊं। दादाजी की बात सुनकर विवेक हंस पड़ा और बोला, शादी और मैं? दादाजी, आप भी कमाल करते हैं। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं इन जिम्मेदारियों के लिए नहीं बना हूँ। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और दादाजी उसे जाते हुए बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखते रह गए। लेकिन उन्होंने हार मानने का फैसला नहीं किया था। शाम के समय जब विवेक पूरी तरह फ्रेश होकर चाय की मेज पर पहुंचा तो उसका मूड काफ़ी अच्छा था। दादाजी पहले से वहीं बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विवेक ने जूस का गिलास उठाया, दादाजी ने एक बार फिर उसी विषय को छेड़ लिया। उन्होंने बेहद नरम आवाज में कहा, बेटा, सुबह मैंने जो बात कही थी उसके बारे में शांति से सोचा तुमने? मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं आने वाला कल देख भी पाऊँ या नहीं। क्या तुम अपने इस बूढ़े दादा की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? विवेक ने गिलास नीचे रखा और हल्की नाराजगी के साथ बोला, दादाजी, आप फिर वही बात लेकर बैठ गए। मैंने साफ कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे बहुत से सपने हैं और मैं अभी उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। ये सुनकर दादाजी की आंखें भर आई। उन्होंने रूंधे गले से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी हर खुशी को अपनी खुशी समझा है। कभी तुम्हें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। क्या तुम मुझे इतनी सी खुशी भी नहीं दोगे? मैंने अपने बचपन के दोस्त रघुवीर शर्मा से वादा किया है। उनकी पोती बहुत संस्कारी, समझदार और अच्छी लड़की है। वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। बेटा, मेरी इज्जत रख लो, तुम्हें मेरी कसम है। अपने दादाजी की आंखों में आंसू देखकर विवेक का कठोर दिल भी पिघल गया। वो उनसे बेहद प्यार करता था और उन्हें दुखी नहीं देख सकता था। उसने गहरी सांस लेते हुए हार मान ली और बोला, ठीक है दादाजी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं ये फैसला सिर्फ आपकी खुशी के लिए ले रहा हूँ। उस लड़की से मेरा कोई लगाव नहीं होगा और मैं उसे वो प्यार और महत्व शायद कभी ना दे पाऊँ
जिसकी उम्मीद हर लड़की करती है। अगर भविष्य में वो दुखी हुई या उसने आपसे शिकायत की तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। ये सुनकर दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब वो इस घर में आएगी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। विवेक ने बस हल्के से सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी हामी उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। उधर शहर के एक साधारण और गरीब इलाके में शाम धीरे धीरे अपने कदम पसार रही थी। नेहा नाम की एक सीधी सादी और मेहनती लड़की एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उस दिन काम ज़्यादा होने के कारण उसे घर पहुंचने में देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी रिक्शे से उतरी और अपना बैग संभालते हुए घर के अंदर पहुंची। चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन अपने बूढ़े दादा दादी की सेवा करने का संतोष उसकी मुस्कान में साफ दिखाई दे रहा था। घर में दाखिल होते ही उसने देखा कि उसकी दादी रसोई में व्यस्त थी, जबकि उसके दादाजी लॉन में बैठे किसी गहरी सोच में खोए हुए नजर आ रहे थे। नेहा तुरंत उनके पास पहुंची, प्यार से उनके चरण छुए और चिंता भरे स्वर में उनके बगल में बैठकर बोली, दादाजी सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको अंदर ही अंदर इतना बेचैन कर रही है? रघुवीर शर्मा अपनी पोती की बात सुनकर एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और प्यार से बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, तुम इधर मेरे पास बैठो। तभी रसोई से उसकी दादी पानी का गिलास लेकर आ गई और प्यार से उसे थमा दिया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद रघुवीर जी ने धीरे धीरे वो बात बताई जो उनके दिल में काफ़ी देर से चल रही थी। उन्होंने कहा कि आज मेरे पुराने दोस्त राठौड़ साहब यहाँ आए थे। उन्होंने अपने पोते विवेक के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। ये सुनते ही नेहा जैसे एकदम से हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो अच्छी तरह जानती थी कि राठौड़ परिवार शहर के सबसे रईस और सम्मानित परिवारों में गिना जाता है। घबराई हुई आवाज में वो बोली, लेकिन दादाजी वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं और हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। मैंने तो सुना है कि उनका पोता बहुत ही आधुनिक सोच वाला है। मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? और सबसे बड़ी बात, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरे लिए दुनिया में आप दोनों से बढ़कर कोई नहीं है। पापा तो बरसों पहले विदेश जाकर अपनी नई जिंदगी में खो गए और कभी पलटकर मेरी खबर तक नहीं ली। माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आपने ही मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। अगर मैं भी चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? नहीं दादाजी, मैं शादी नहीं करूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। रघुवीर जी ने उसके सर पर स्नेह से हाथ फेरा और भारी आवाज में बोले, बेटा, हम अब बूढ़े हो चुके हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। हर पल यही चिंता सताती रहती है कि हमारे बाद तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। राठौड़ साहब ने मुझसे वादा किया है कि उनका पोता तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। शायद भगवान ने यही रिश्ता तुम्हारे नसीब में लिखा है। मेरी इज्जत का सवाल है बेटा, इनकार मत करना। अपने दादाजी की आंखों में उम्मीद और बेबसी देखकर नेहा का दिल भर आया। जिन लोगों ने उसे अपने खून से भी बढ़कर प्यार दिया था, उनकी इच्छा के खिलाफ जाना उसके लिए असंभव था। उसने अपने सारे डर और दर्द को दिल में छुपा लिया और सिर झुकाकर धीमे स्वर में बोली, दादाजी, आपके फैसले मेरे लिए हमेशा सबसे ऊपर रहे हैं। अगर आपकी खुशी इसी में है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं आपकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। ये सुनकर रघुवीर जी की आंखों में सुकून उतर आया। उन्होंने उसे ढेर सारी दुआएं दी, लेकिन नेहा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। उसे बार बार यही डर सता रहा था कि वो अपने दादा दादी को छोड़कर किसी अनजान दुनिया में कैसे कदम रखेगी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। दादाजी की खराब सेहत को देखते हुए शादी का कार्यक्रम बहुत ही सादगी से रखा गया था। शादी के हॉल में ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, लेकिन हर तरफ एक अलग ही गंभीरता महसूस हो रही थी। सफ़ेद शेरवानी पहने विवेक राठौड़ दूल्हे के रूप में बेहद आकर्षक लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर खुशी की चमक नहीं थी। उसकी आंखों में ना उत्साह दिखाई दे रहा था और ना ही नई जिंदगी की कोई उमंग। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे किसी मजबूरी में वहां बैठा हो।
उसके दोस्त मजाक करते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें नाराज नजरों से देखकर चुप करा देता। वहीं दूसरी तरफ लाल जोड़े में सजी नेहा बिल्कुल शांत बैठी थी। भारी गहनों और दुल्हन के श्रृंगार के बावजूद उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी नई जिंदगी खुशियों से भरी हो। जब पंडित जी ने विवाह की रस्में शुरू करने के लिए दुल्हा दुल्हन का नाम लिया तो एक पल के लिए विवेक जैसे कहीं खोया हुआ था। ये देखकर उसके दादाजी की सांसें अटक गई। उन्हें डर था कि कहीं वो अचानक उठकर वहां से चला ना जाए। लेकिन अगले ही पल विवेक की नज़र अपने दादाजी पर पड़ी। उनकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे सारी रस्में निभाने लगा। हालांकि उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना मुस्कान और ना ही कोई उत्साह। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ किसी वादे को निभाने के लिए वहां मौजूद हो। पूरी शादी के दौरान उसने एक बार भी अपने पास बैठी दुल्हन की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। आखिरकार विदाई का समय भी आ गया। नेहा अपने दादा दादी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके लिए उससे बिछड़ना भी आसान नहीं था। उधर विवेक पहले ही कार में जाकर बैठ चुका था और लगातार हॉर्न बजाकर जल्दी करने का इशारा कर रहा था। जब नेहा आंसुओं से भरी आंखों के साथ गाड़ी में बैठी तो विवेक ने बिना उसकी ओर देखे कार स्टार्ट कर दी और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। रास्ते भर उसने ऊंची आवाज में म्यूजिक चला रखा था और नेहा सहमी हुई एक कोने में बैठी रही। उसके मन में ना जाने कितने सवाल उठ रहे थे। आखिर विवेक इतना खामोश क्यों है? क्या वो इस शादी से खुश नहीं है या फिर उसके दिल में कोई और बात छुपी हुई है? लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे रात गहराने लगी और आखिरकार वे राठौड़ हाउस पहुंच गए। घर की नौकरानियां नेहा को विवेक के आलीशान कमरे तक छोड़कर चली गई। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ ताजे गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी और रंग बिरंगी रोशनी उस कमरे को किसी सपने जैसा बना रही थी। दुल्हन के जोड़े में सजी नेहा बिस्तर के एक कोने में घूंघट निकाले बैठी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर छोटी सी आवाज पर उसे लगता कि शायद अब दरवाजा खुलेगा और विवेक अंदर आएगा। वो सोच रही थी कि शायद वो पूरे दिन की भागदौड़ और रस्मों में थक गया होगा या शायद वो स्वभाव से थोड़ा संकोची होगा। कभी कभी आने वाले पलों की कल्पना करके उसके गाल शर्म से लाल हो जाते और फिर वो खुद ही मुस्कुरा देती। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। रात और भी गहरी होती चली गई। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ती रही मगर कमरे का दरवाजा नहीं खुला। जबकि दूसरी तरफ नीचे लॉन में विवेक राठौड़ ने अपनी शेरवानी उतारकर एक तरफ फेंक दी थी और शर्ट की बाजुओं को मोड़कर अपने दोस्तों के साथ बैठा लगातार शराब पर शराब पिए जा रहा था। उसके सामने रखे गिलास बार बार भर रहे थे और कुछ ही पलों में खाली हो जा रहे थे। उसके दोस्त हंसते हुए उसे चिढ़ा रहे थे। एक दोस्त मुस्कुराकर बोला, यार आज तो तेरी जिंदगी की सबसे खास रात है और तू यहाँ बैठा शराब पी रहा है। ऊपर तेरी नई नवेली दुल्हन तेरा इंतजार कर रही होगी। कम से कम जाकर उसका चेहरा तो देख ले, मुंह दिखाई की रस्म निभा ले। आखिर आज सुहाग रात है। लेकिन विवेक के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। उसने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ अपना गिलास मेज पर रखते हुए कहा, मुझे इन रस्मों और रिश्तों के नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ दादाजी की खुशी के लिए शादी करके आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा। इतना कहकर उसने मेज से अपनी कार की चाबियां उठाई और खड़ा हो गया। फिर बोला, चलो दोस्तों, हाईवे की तरफ चलते हैं। आज तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाने का मन है। मेरा दिमाग पूरी तरह पक चुका है और मुझे खुली हवा की ज़रूरत है। उसके दोस्तों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि इतनी शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, लेकिन विवेक उस वक्त किसी की सुनने के मूड में नहीं था। अगले ही पल वो तेज कदमों से बाहर निकला और अपनी स्पोर्ट्स कार को ऐसी रफ्तार दी जैसे सड़क नहीं बल्कि हवा से बातें कर रहा हो। उधर ऊपर कमरे में बैठी नेहा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पति उसे अकेला छोड़कर कहीं जा चुका है। वो पलंग के सहारे बैठी दरवाजे को निहारती रही। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी उसे लगता कि अगले ही क्षण दरवाजा खुलेगा और विवेक अंदर आएगा।
और कभी उसके मन में डर घर कर जाता कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी। खुली खिड़की से आती ठंडी हवा गुलाबों की खुशबू को पूरे कमरे में फैला रही थी। पूरी रात जागते जागते और इंतजार करते करते आखिरकार थकान ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और वो कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। उसके मासूम चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और वो घबराकर उठ बैठी। सामने विवेक की मौसी कमला खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और आंखों में नाराजगी भरी हुई थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और नेहा का हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोली, वाह क्या किस्मत है हमारी नई बहू की। महारानी अभी तक चैन की नींद सो रही है और उधर मेरा बेटा पूरी रात घर नहीं लौटा। जल्दी बताओ विवेक कहाँ है। अचानक हुए इस व्यवहार से नेहा बुरी तरह घबरा गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और कांपती आवाज में बोली, मुझे सच में कुछ नहीं पता। वो रात में कमरे में आए ही नहीं थे। मैं सारी रात उनका इंतजार करती रही लेकिन वो नहीं आए। उसकी बात सुनकर कमला जी व्यंग्य भरी हंसी हंस पड़ी। क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पति कहाँ है? ये अगर तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? सारी रात वो घर से बाहर रहा और तुम यहाँ आराम से सोती रही। जरूर तुमने उससे कुछ कहा होगा तभी वो घर छोड़कर चला गया। सच सच बताओ आखिर हुआ क्या था? ये सुनकर नेहा की आंखें भर आई। वो रोते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो घर में है भी या नहीं। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई साफ झलक रही थी। लेकिन कमला जी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी नीचे से घबराई हुई आवाजें सुनाई देने लगी। घर का पुराना नौकर रोता हुआ भागते हुए ऊपर आया और हाँफते हुए बोला, मैडम जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। विवेक साहब का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसकी धड़कन जैसे थम सी गई। दूसरी तरफ कमला जी जोर जोर से रोने लगी, हे भगवान मेरे बच्चे को क्या हो गया। लेकिन अगले ही पल उनकी नज़र नेहा पर पड़ी और उन्होंने गुस्से में उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, सब तेरी वजह से हुआ है। तो इस घर में कदम क्या रखकर आई? मेरे बेटे की जिंदगी पर आफत टूट पड़ी। अभी तेरी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा और मेरा बेटा अस्पताल पहुंच गया। मनहूस लड़की तो आते ही मेरे बच्चे को निगल गई। इतना कहकर वो रोती बिलखती अस्पताल के लिए भागी और नेहा भी अपने भारी जोड़े और नंगे पैरों के बावजूद उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। अस्पताल पहुंचते ही वहां का माहौल देखकर उसका दिल कांप उठा। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर और नर्सें तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। अभी भी दुल्हन के जोड़े में सजी नेहा को देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की नज़र उसी पर टिक गई। शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि शादी की पहली सुबह ही एक नई दुल्हन अपनी सुहाग की जिंदगी की भीख मांगने अस्पताल पहुंचेगी। आईसीयू के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि विवेक के दादाजी अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तभी कमला जी उनके सामने पहुंची और दुख और गुस्से में टूटते हुए बोली, अंकल जी देख लिया आपने अपनी पसंद का नतीजा। मैं पहले ही कहती थी कि ये लड़की हमारे घर के लिए शुभ नहीं है। कल ही तो इस घर में आई है और आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये आते ही मेरे बच्चे की खुशियां खा गई। लेकिन दादाजी ने कांपते हुए हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कमज़ोर आवाज़ में बोले, बस करो कमला, भगवान से डरो। ये वक्त किसी पर इल्ज़ाम लगाने का नहीं है। इस मासूम बच्ची का इसमें क्या दोष है? जो किस्मत में लिखा होता है वही होकर रहता है। अभी हमें सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा पोता सही सलामत वापस हमारे बीच लौट आए। अस्पताल के आईसीयू के बाहर एक कोने में खड़ी नेहा लगातार रो रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी और दिल में डर का ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे वह खुद भी संभाल नहीं पा रही थी। तभी अचानक आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर धीमे कदमों से बाहर आए। उनके चेहरे पर फैली गंभीरता देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के दिल बैठ गए।
दादाजी, कमला मौसी और बाकी परिवार के सदस्य घबराकर उनकी ओर बढ़े। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और दुख भरे स्वर में कहा, हमने पूरी कोशिश की लेकिन सिर की चोट बहुत गंभीर थी, काफी खून बह चुका था। फिलहाल विवेक जी कोमा में चले गए हैं। अब सब कुछ दवाइयों पर नहीं बल्कि भगवान की कृपा और सही देखभाल पर निर्भर करेगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर ऐसा लगा मानो समय ही थम गया हो। दादाजी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका कमजोर दिल अपने प्यारे पोते की ये हालत सहन नहीं कर पाया। उन्होंने कांपते हाथ से अपने सीने को थामा। उनकी आंखों में आंसू भर आए और कांपते होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, विवेक। अगले ही पल उनका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। कमला मौसी की दर्द भरी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी, अंकल जी! डॉक्टर और नर्सें तुरंत उनकी तरफ दौड़े। उन्हें फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया, लेकिन इस बार किस्मत किसी पर मेहरबान नहीं हुई। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने भारी मन से ये खबर दी कि वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। एक ही दिन में राठौर परिवार पर दो बड़े दुख टूट पड़े थे। एक तरफ विवेक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था और दूसरी तरफ परिवार का सबसे मजबूत सहारा हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुका था। राठौर हाउस में मातम पसरा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा और आंसुओं का माहौल था। बाहर दादाजी की अर्थी रखी हुई थी और रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था, लेकिन इन सब के बीच कमला मौसी का गुस्सा और कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो हर आने जाने वाले के सामने नेहा को अपशब्द सुनाने में लगी हुई थी। देख लो इस लड़की को, इसके कदम पड़ते ही हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया। पहले मेरा बच्चा मौत से लड़ रहा है और अब मेरे पिता समान इंसान भी मुझे छोड़कर चले गए। ये लड़की नहीं, मनहूस साया है। उनकी बातें सुनकर कई औरतें भी आपस में फुसफुसाने लगी। कोई उसे अशुभ कह रहा था तो कोई उसकी किस्मत को दोष दे रहा था। नेहा एक कोने में चुपचाप बैठी सब कुछ सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। धीरे धीरे उसे खुद भी लगने लगा कि शायद सचमुच उसकी किस्मत ही खराब है। उसने रोते हुए सोचा कि शायद मैं सच में बदनसीब हूँ। माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई, पापा ने कभी मुड़कर नहीं देखा और अब दादाजी भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। वो फूट फूट कर रो रही थी। पिछले दिन से उसने एक दाना तक नहीं खाया था, लेकिन तभी उसके भीतर कहीं से एक नई ताकत जागी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, नहीं, मैं टूट नहीं सकती। जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर भगवान ने उन्हें मेरी जिंदगी में भेजा है तो मैं उन्हें वापस जिंदगी की ओर लाने की हर कोशिश करूंगी। दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद उसने अपने भारी गहने उतार दिए, दुल्हन का श्रृंगार हटा दिया और सादे कपड़े पहनकर सीधे अस्पताल पहुंच गई। वहां विवेक मशीनों और पट्टियों से घिरा हुआ शांत पड़ा था। उसके आसपास मशीनों की लगातार आती बीप बीप की आवाज उस कमरे के सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। नेहा धीरे धीरे उसके पास पहुंची। ये पहली बार था जब उसने अपने पति को इतने करीब से देखा था। अब ना उसके चेहरे पर घमंड था और ना ही कोई गुस्सा। वो बिल्कुल शांत, निश्चल और बेखबर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे की गंभीरता और मजबूत व्यक्तित्व उसे किसी गहरी नींद में सोए हुए राजकुमार जैसा बना रहे थे। नेहा की नजरें कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गई। उसकी आंखें फिर भर आई। उसने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और विवेक की हथेली को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से गिरते आंसू विवेक के हाथों पर मोतियों की तरह बिखर गए। वो धीरे से बोली, आप सुन रहे हैं ना? मुझे नहीं पता कि मेरे नसीब में आपकी मोहब्बत लिखी है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अब आपकी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे जितना समय लगे, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसने बड़े प्यार से उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। उस दिन के बाद मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। अब उसका हर दिन अस्पताल से शुरू होता और अस्पताल में ही खत्म होता। धीरे धीरे वो नर्सों की मदद करने लगी। दवाइयों का समय याद रखना, डॉक्टरों की हिदायतें ध्यान से सुनना, मशीनों पर नजर रखना, समय पर खाना तैयार करवाना, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखना उसकी आदत बन गई। कई बार वो खुद ही उसके हाथों और चेहरे को साफ करती, उसके बाल संवारती और उसके कपड़े बदलवाने में स्टाफ की मदद करती।
शुरुआत में उसके हाथ शर्म और संकोच से कांपते थे, लेकिन समय के साथ साथ उसके भीतर सेवा और अपनेपन और भी गहरा होता चला गया। उसके हर स्पर्श में एक सच्ची पत्नी की चिंता और समर्पण झलकता था। वो घंटों उसके पास बैठी रहती और उससे बातें करती रहती, जैसे वो उसे सब कुछ सुन पा रहा हो। कभी मुस्कुराकर कहती, आप बहुत जिद्दी हैं, सबको परेशान करके खुद आराम से सो रहे हैं। कभी हल्की शिकायत करती, आपको पता भी है कि आपकी वजह से कितने लोग परेशान हैं। और फिर अगले ही पल उसकी आंखें नम हो जाती। वो उसके बालों में उंगलियां फेरती, उसके चेहरे को देर तक निहारती और मन ही मन भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती कि किसी तरह उसका विवेक एक बार आंखें खोल दे। इन्हीं दिनों विवेक का बचपन का दोस्त रणवीर भी अक्सर अस्पताल आया करता था। वो बाकी दोस्तों की तरह सिर्फ मौज मस्ती करने वाला इंसान नहीं था, बल्कि समझदार, गंभीर और नेक दिल इंसान था। वो हर दूसरे या तीसरे दिन अस्पताल पहुंच जाता और अपने दोस्त की हालत देखकर दुखी हो जाता। लेकिन उससे भी ज़्यादा जिस बात ने उसे हैरान कर दिया था, वो थी नेहा का समर्पण। उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह एक नई दुल्हन, जिसे शादी के बाद अपने पति का प्यार तक नसीब नहीं हुआ, वो दिन रात उसी इंसान की सेवा में लगी हुई थी। कभी वो घंटों उसके सिरहाने बैठकर उसकी हथेलियां सहलाती रहती, कभी उसके पैरों की मालिश करती, कभी उसके बाल संवारती और कभी अस्पताल के मंदिर में बैठकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसकी जिंदगी की भीख मांगती रहती। कई बार रणवीर ने उसे रात रात भर जागते हुए देखा था। उसने ये भी देखा कि कई बार खुद भूखी रहकर वो पहले विवेक के लिए दवाइयाँ और बाकी ज़रूरतों का इंतजाम करती थी। एक दिन जब रणवीर कमरे में आया तो उसने देखा कि नेहा बड़ी सावधानी से विवेक के हाथों को साफ कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उस दृश्य को देखकर रणवीर की आंखें भी नम हो गई। वो धीरे से उसके पास आया और बड़े भाई की तरह उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, भाभी, सच कहूँ तो आप जैसी पत्नी हर किसी की किस्मत में नहीं होती। विवेक बहुत खुशकिस्मत है कि भगवान ने उसे आपके रूप में इतना अनमोल जीवन साथी दिया है। मैं उसे हमेशा समझाता था कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। मगर अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी दुआएं और आपका प्यार उसे जरूर वापस इस दुनिया में ले आएगा। रणवीर की बात सुनकर नेहा की आंखें भर आई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक पवित्र भाई बहन जैसा रिश्ता बन गया। रणवीर उसे अपनी छोटी बहन की तरह सम्मान देने लगा और नेहा भी उसे अपने बड़े भाई जैसा मानने लगी। लेकिन ये अपनापन और सम्मान कमला मौसी को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वो अस्पताल आती और नेहा को रणवीर से बात करते हुए देखती तो उनके मन में शक और नफरत की आग और भड़क उठती। वो ताने मारते हुए कहती, वाह, पति तो बेहोश पड़ा है और यहाँ उसकी सेवा के बहाने उसके दोस्त से घंटों बातें हो रही हैं। बड़ी जल्दी रिश्ते बनाना सीख लिया तुमने। नेहा हर बार उनकी बातें चुपचाप सुन लेती। अब तक वो समझ चुकी थी कि कमला मौसी के दिल में उसके लिए सिर्फ कड़वाहट और नफरत ही बची है, इसलिए वो किसी भी बहस से दूर रहना चाहती थी। इस तरह कई महीने बीत गए। नेहा की अथक सेवा, उसकी आंखों से बहते आंसू और भगवान से की गई अनगिनत प्रार्थनाएं आखिर रंग लाने लगी। एक दिन जांच करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर पहली बार मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने खुशी भरे स्वर में कहा, लगता है आपकी दुआएं सुन ली गई हैं। मरीज की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। अब वो किसी भी समय होश में आ सकते हैं। ये सुनते ही नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो तुरंत अस्पताल के मंदिर में गई और भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करने लगी। उसे लग रहा था कि अब उसकी सारी तपस्या सफल हो जाएगी और शायद अब उसकी जिंदगी में भी खुशियों की शुरुआत होगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और दर्द भरा मोड़ छिपा रखा था। जैसे ये खबर कमला मौसी को मिली, वो तुरंत अस्पताल पहुंची। उन्होंने नेहा को अकेले में बुलाया और बड़ी चालाकी से उसके मन में डर भरना शुरू कर दिया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, ज़्यादा खुश मत हो लड़की। तुम्हें क्या लगता है विवेक आंखें खोलते ही तुम्हें अपनाएगा? क्या तुम भूल गई हो कि शादी के दिन उसका व्यवहार कैसा था? उसने पूरी शादी मजबूरी में की थी।
उसने तुम्हारी तरफ ठीक से देखा तक नहीं था और सुहाग रात को भी वो तुम्हारे पास नहीं आया था। वो तो सिर्फ अपने दादाजी की वजह से ये रिश्ता निभाने पर मजबूर हुआ था। ये सुनकर नेहा का दिल एक बार फिर कांप उठा। उसके सामने शादी का हर पल घूमने लगा। विवेक का बेरुखा व्यवहार, उसकी खामोशी और वो दर्द भरी रात, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। लेकिन कमला मौसी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने और भी जहरीले शब्द उसके दिल में उतार दिए। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि उसे किसी भी तरह के सदमे से बचाना होगा। अगर होश में आते ही उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया और उसे पुरानी बातें याद आ गई तो हो सकता है कि उसकी तबीयत फिर बिगड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा कोमा में चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वो खुद से कहने लगी, सच तो यही है, उन्होंने कभी मुझे स्वीकार ही नहीं किया था। कहीं मेरी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो। कमला मौसी ने आखिरी बार करते हुए कहा, अगर सच में तुम उसकी जिंदगी से प्यार करती हो तो उससे दूर चली जाओ। अपनी मनहूस परछाई को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा त्याग होगा। ये सुनकर नेहा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसके पास अपने प्यार और अपने दर्द के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन अपने पति की जिंदगी से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने भारी मन से फैसला कर लिया। कांपते कदमों से वो उठी और आखिरी बार उस कमरे के बाहर खड़ी होकर कांच के उस दरवाजे को देखने लगी जिसके पीछे उसका सब कुछ मौजूद था। उसकी आंखें नम थी और दिल बिखर चुका था। वो धीरे से बुदबुदाई, विवेक, अगर मेरी दूरी में ही आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ छिपी हैं तो मैं खुशी खुशी ये दर्द भी सह लूँगी। मैं जा रही हूँ ताकि आप फिर से मुस्कुरा सकें। इसके बाद उसने कांपते हाथों से रणवीर को एक छोटा सा संदेश भेजा, भैया अब विवेक जी का ख्याल आपको रखना होगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर उसने अपनी टूटी हुई उम्मीदों, अधूरे सपनों और दिल में छुपे अनगिनत दर्द को अपने आंचल में समेटा और एक बार पलटकर उस कमरे को देखा जहाँ उसकी पूरी दुनिया बसी हुई थी। फिर चुपचाप बिना किसी को बताए हमेशा हमेशा के लिए विवेक की जिंदगी से दूर चली गई। उधर रणवीर इन दिनों एक बेहद जरूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। काम का दबाव इतना ज़्यादा था कि वो चाहकर भी अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा था। उसी दौरान उसे नेहा का भेजा हुआ छोटा सा संदेश तो मिल गया था, लेकिन लगातार बैठकों और व्यवस्था के कारण वो तुरंत जवाब नहीं दे सका। उसने सोचा था कि जैसे ही काम खत्म होगा वो सबसे पहले अस्पताल जाकर दोनों से मिलेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल जाने वाला है। इसी वजह से वो नेहा को रोक भी नहीं पाया और वो दर्द से भरे दिल के साथ हमेशा के लिए वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद जब विवेक को आखिरकार पूरी तरह होश आया तो उसका सर पूरी तरह दर्द से फटा जा रहा था। पूरा शरीर कमजोर पड़ चुका था और वो खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने डॉक्टर और नर्सें खड़ी दिखाई दी। उसकी धुंधली निगाहें बेचैनी से किसी को तलाश रही थी। अगले ही पल उसके होंठ कांपे। उसने कमजोर आवाज में पूछा, दादाजी, मेरे दादाजी कहाँ हैं? उसी समय वहां मौजूद कमला मौसी की आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहने लगे। वो तुरंत उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर रोने का नाटक करते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे दादाजी हमें छोड़कर चले गए। तुम्हारी हालत का सदमा वे सह नहीं पाए और हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए। ये सुनते ही विवेक को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने आखिरी मुलाकात का दृश्य घूम गया जब दादाजी मुस्कुराते हुए उसके भविष्य के सपने देख रहे थे और उसके घर परिवार को बसते हुए देखने की इच्छा जता रहे थे। उसके दिल में दर्द की ऐसी लहर उठी कि वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बच्चों की तरह रो पड़ा। मैं उन्हें खुशियां भी नहीं दे पाया। मैं बहुत बुरा पोता हूँ। मैं उनका गुनहगार हूँ। पछतावे की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। काफ़ी देर बाद डॉक्टरों और नर्सों ने उसे शांत किया। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उसे अभी 2 दिन और अस्पताल में रहना होगा। इस दौरान उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उसे अपनी शादी और नेहा की कोई याद तक नहीं आई। 2 दिन बाद जब
वो राठौड़ हाउस लौटा तो हर कोना उसे दादाजी की याद दिलाने लगा। हर चीज उसे काटने को दौड़ रही थी। कमजोरी इतनी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी कमला मौसी हाथ में सूप लेकर बड़े प्यार और अपनेपन दिखाते हुए उसके पास आई। कुछ देर बाद अचानक विवेक को अपनी पत्नी का ख्याल आया। उसने धीरे से पूछा, मौसी वो लड़की मेरी पत्नी कहाँ है? बस इसी पल का इंतजार तो कमला मौसी कर रही थी। उन्होंने तुरंत अपने झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने दुखी चेहरा बनाकर कहा, बेटा उसका नाम मत लो, वो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन से उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो अक्सर तुम्हारे दोस्त रणवीर के साथ हंसती बोलती दिखाई देती थी और फिर एक दिन दोनों अचानक गायब हो गए। वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धोखा देकर भाग गई। विवेक हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा, लेकिन कमला मौसी यही नहीं रुकी। उन्होंने और भी बहुत बड़ा झूठ उनके सामने रख दिया। तुम जानते भी हो तुम्हारे दादाजी की मौत का कारण क्या था? तुम्हारी उस बीवी ने उन्हें बताया कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे। विवेक एकदम से चौंक पड़ा, उसकी आंखें फैल गई। क्या मौत? लेकिन मैं तो जिंदा हूँ मौसी। कमला मौसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ तुम जिंदा थे लेकिन कोमा में थे। उस लड़की ने तुम्हारी हालत को बढ़ा चढ़ाकर ऐसा बताया जैसे तुम मर चुके हो। ये खबर सुनते ही तुम्हारे दादाजी का दिल टूट गया। उन्हें हार्ट अटैक आया और कुछ ही घंटों बाद वे हमेशा के लिए चले गए। ये सुनते ही विवेक की मुट्ठियां गुस्से से भींच गई। सच तो ये था कि उसने शादी के दौरान अपनी पत्नी का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा था। उसके साथ उसने एक दिन भी पति का रिश्ता नहीं निभाया था, लेकिन फिर भी आखिर वो उसकी पत्नी थी। अब उसके दिल में उस अनजान लड़की के लिए नफरत का जहर भर चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसी लड़की ने उसके दादाजी को मौत के मुंह में धकेला और फिर उसके घर से भाग गई। उसकी आंखों में आग उतर आई। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरे दादाजी को मुझसे छीन लिया। मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और ना ही कभी माफ करूंगा। उसी दिन उसने अपने आप से एक वादा किया, अब मैं सिर्फ दादाजी के सपनों को पूरा करूंगा। जो खुशी मैं उन्हें जीते जी नहीं दे सका, अब उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करके रहूंगा। इसके बाद समय किसी तेज रफ्तार नदी की तरह बहता चला गया और देखते ही देखते पूरे 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों ने बहुत कुछ बदल दिया था। कभी रंगीन पार्टियों, शराब और ऐशो आराम में डूबा रहने वाला विवेक राठौड़ अब कहीं खो चुका था। उसकी पुरानी जिंदगी जैसे किसी धुंधली तस्वीर की तरह पीछे छूट गई थी। दादाजी की मौत और अपने किए गए पापों के एहसास ने उसे अंदर से बदल कर रख दिया था। वो अब पहले वाला गैर जिम्मेदार लड़का नहीं रहा था। समय और दर्द ने उसे तपाकर मजबूत कर दिया था। आज वो देश के सबसे बड़े और प्रभावशाली उद्योगपतियों में गिना जाता था। बड़े बड़े कारोबारी उसके नाम से कांपते थे। उसके फैसले करोड़ों का खेल बदल देते थे और उसकी आंखों में अब पुरानी शरारत नहीं बल्कि एक ठंडी गंभीरता और रौब दिखाई देता था। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो चुका था कि सामने वाला उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने से पहले कई बार सोचता था। पिछले 2 सालों में उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया था। उसके लिए दिन और रात का फर्क मिट चुका था। काम ही उसकी दुनिया बन गया था। उसके दिल में रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। खासकर औरतों के लिए उसके मन में गहरी नफरत पैदा हो चुकी थी। उसे लगता था कि औरत सिर्फ धोखा, झूठ और बेवफाई का दूसरा नाम है, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जिसने उसकी नज़रों में उसके दादाजी की जान ले ली, उसके विश्वास को तोड़कर रख दिया। हालांकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझ रहा है, वही लड़की कभी उसके लिए रातों को जागी थी, भगवान से उसकी जिंदगी की भीख मांगती थी, उसी की सलामती के लिए अपने प्यार और अपने अधिकार तक की कुर्बानी देकर चुपचाप उसकी दुनिया से दूर चली गई थी। लेकिन किस्मत अभी अपना सबसे बड़ा राज उससे छुपा बैठी थी। लोग अब उसे सिर्फ विवेक राठौड़ नहीं बल्कि द विवेक राठौड़ के नाम से जानते थे। एक ऐसा नाम जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी सिर झुकाते थे।
वो अपनी विशाल कारोबारी दुनिया का अकेला बादशाह बन चुका था। उसके पास अथाह दौलत थी, बेशुमार शोहरत थी, ताकत थी, रुतबा था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो इन 2 सालों में उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। वो था दिल का सुकून, जो उससे रूठकर जाने कहाँ खो गया था। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मौजूद एक बेहद आलीशान 5 स्टार होटल में सुबह से ही असाधारण हलचल थी। पूरे होटल का स्टाफ पूरी तरह सतर्क था। हर कर्मचारी अपने काम को दोबारा जांच रहा था, क्योंकि आज वहां देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने वाला विवेक राठौड़ एक बेहद महत्वपूर्ण बिजनेस कॉन्फ्रेंस और करोड़ों की डील के सिलसिले में आने वाले थे। उनके साथ कई बड़े बिजनेसमैन और विदेशी निवेशकों के आने की भी खबर थी, इसलिए होटल प्रबंधन किसी तरह की छोटी से छोटी गलती की गुंजाइश भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसी होटल में नेहा पिछले 2 वर्षों से काम कर रही थी और अपनी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी के दम पर वो वहां की सबसे भरोसेमंद और काबिल मैनेजर बन चुकी थी। अभी 2 दिन पहले ही वो छुट्टी से वापस लौटी थी और आते ही उसे पता चला कि अगले 3 दिनों तक एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का होटल में ठहराव रहेगा। उसने हमेशा की तरह अपने काम को गंभीरता से लिया और पूरे स्टाफ को जरूरी निर्देश देने लगी। पिछले 2 सालों में नेहा ने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया था। उसने अपनी टूटी हुई उम्मीदों को दिल में दफन कर दिया था और अपनी पूरी दुनिया अपने बूढ़े दादा दादी की सेवा और नौकरी तक सीमित कर ली थी। उसके चेहरे पर पहले वाली मासूमियत तो थी, लेकिन अब उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सी गंभीरता और आत्मविश्वास भी शामिल हो चुका था। उसने कभी पलटकर अपने अतीत को याद करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह अतीत उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फिर भी उसके दिल के किसी शांत कोने में आज भी विवेक के लिए दुआएं निकलती थी। वो हमेशा भगवान से उसकी सलामती और खुशियों की कामना करती थी। तभी होटल के मुख्य द्वार पर अचानक हलचल बढ़ गई। कई महंगी गाड़ियां एक के पीछे एक आकर रुकी। सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए। होटल का पूरा स्टाफ स्वागत के लिए कतार में खड़ा हो गया। जैसे ही सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला, वहां मौजूद लोगों की सांसें जैसे कुछ पल के लिए थम गई। काले रंग के महंगे 3 पीस सूट में, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाए, हाथ में महंगी घड़ी पहने और चेहरे पर वही गंभीरता लिए विवेक राठौड़ गाड़ी से बाहर उतरा। उसके व्यक्तित्व में ऐसा रुतबा और आत्मविश्वास था कि लोग खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ते चले गए। 2 सालों ने उसे पहले से कई ज्यादा आकर्षक, प्रभावशाली और रौबदार बना दिया था। उधर स्वागत के लिए हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी नेहा ने जैसे ही सामने से आते उस व्यक्ति को देखा, उसकी सांसें थम गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। सामने वही इंसान खड़ा था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वही विवेक राठौड़ जिसकी जिंदगी बचाने के लिए उसने अपनी मोहब्बत तक छोड़ दी थी। वो पहले से कई ज्यादा शानदार और प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका मन किया कि वो उसी पल वहां से भाग जाए, लेकिन अपने पेशेवर फर्ज और जिम्मेदारी के कारण वो अपनी जगह पर खड़ी रही। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, वेलकम सर। विवेक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपना चश्मा उतारा और पहली बार गौर से उसके चेहरे को देखा। उसने नेहा को नहीं पहचाना, क्योंकि शादी के समय उसने कभी अपनी दुल्हन का चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नेहा की आंखों पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे उस साधारण सी लड़की के चेहरे में एक अजीब सा अपनापन और एक अनजानी सी कशिश महसूस हुई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में छिपा डर और दर्द जाने क्यों उसके दिल को छू गया। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने बिना कुछ कहे गुलदस्ता लिया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा जरूर हुआ था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अगले 3 दिन नेहा के लिए किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं थे। वो हर संभव कोशिश करती कि उसका सामना विवेक से ना हो। वो अपने काम इस तरह करती कि उसे उसके सामने आने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन शायद किस्मत ने दोनों के लिए कुछ और ही लिख रखा था। उधर विवेक के मन में भी एक अनजानी बेचैनी घर करने लगी थी।
वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक साधारण सी मैनेजर लड़की उसे इतना बेचैन क्यों कर रही है। उसकी झुकी हुई लंबी पलकें, उसकी आंखों में छुपा दर्द, उसका घबराया हुआ स्वभाव और उसकी मासूमियत बार बार विवेक को उसकी तरफ खींच रही थी। वो खुद से परेशान हो चुका था। कभी वो जानबूझकर रूम सर्विस में कमी निकाल देता, कभी खाने में कोई शिकायत कर देता और कभी छोटी छोटी बातों पर स्टाफ को डांट देता, सिर्फ इसलिए ताकि किसी बहाने नेहा उसके सामने आ जाए। होटल का बाकी स्टाफ भी हैरान था कि हमेशा सख्त और गंभीर रहने वाला विवेक राठौर अचानक इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों ध्यान देने लगा है। दूसरे दिन जब नेहा उसके स्वीट की व्यवस्था जांचने के लिए उसके कमरे में पहुंची तो विवेक सोफे पर बैठा कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सामने खड़ी नेहा पर जा रहा था। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर अचानक उसने अपनी भारी और गंभीर आवाज में पूछा, मिस आपका नाम क्या है? ये सवाल सुनते ही नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, नेहा। उसका नाम सुनते ही विवेक की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। वो अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। जैसे जैसे वो पास आता जा रहा था, नेहा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसके कदम अनायास पीछे हटने लगे। अब विवेक उसके इतना करीब खड़ा था कि उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू नेहा के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। विवेक ने उसकी नेम प्लेट पर नज़र डालते हुए कहा, तो मिस नेहा, मुझे लगता है कि आपके काम में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज़ बदल गई और वो उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में बोला, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारी आंखों में इतना डर क्यों है? तुम आखिर किससे डरती हो, मुझसे या खुद अपने आप से? ये सुनते ही नेहा बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत नजरें झुका ली और जल्दी से बोली, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। लेकिन विवेक की नजरें लगातार चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उसकी आंखों में छुपे उस राज को पढ़ना चाहता था जो शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसके दिल में पहली बार किसी लड़की को लेकर इतनी बेचैनी और जिज्ञासा पैदा हुई थी। तीसरे दिन तक उसकी ये बेचैनी और भी बढ़ गई। अब वो खुद से सवाल करने लगा था कि आखिर ये लड़की उसके दिल और दिमाग में इतनी गहरी छाप क्यों छोड़ रही है। वो क्यों बार बार उसी के बारे में सोच रहा है। आखिर इस अनजान लड़की में ऐसा क्या है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। उसकी आंखों में ऐसा कौन सा दर्द छुपा है जिसे देखकर उसके दिल में अजीब सी कसक पैदा हो जाती है। आखिरकार उसने अपने निजी सचिव को बुलाया और गंभीर आवाज में आदेश दिया, मुझे इस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए, इसकी फाइल, इसका अतीत, इसका परिवार, सब कुछ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये नेहा आखिर है कौन। शाम को उसके निजी सचिव उसके सामने एक फाइल रखकर चली गई। विवेक ने लापरवाही से फाइल खोली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। ऊपर लिखा नाम पढ़ते ही उसका चेहरा सख्त हो गया, नेहा शर्मा, रघुवीर शर्मा की पोती। ये पढ़ते ही जैसे उसके अंदर दबा हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी आंखों के सामने वो पुराना दिन घूम गया जब दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि उन्होंने अपने दोस्त रघुवीर शर्मा की पोती से उसकी शादी तय कर दी है। गुस्से में उसकी नसें तन गई और उसने दांत भींच लिए। तो ये है वो लड़की, यही है जिसने मेरे दादाजी को मुझसे छीन लिया, जिसने मेरे दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और अब यहाँ मासूम बनकर घूम रही है। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से फाइल फर्श पर फेंक दी और तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल पड़ा। उधर नेहा अपने कैबिन में बैठी कुछ जरूरी कागजात देख रही थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी में फिर से तूफान लेकर आने वाले हैं। तभी अचानक दरवाजा इतनी जोर से खुला कि वो घबराकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। सामने विवेक राठौर खड़ा था। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। नेहा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो तेजी से उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अचानक हुए इस व्यवहार से नेहा का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे उसके सीने से जा टकराई। डर के कारण उसके होठों से हल्की चीख निकल गई। विवेक ने उसे दीवार के सहारे रोक लिया और गुस्से से भरी आवाज में बोला, तो तुम यहाँ
छिपी थी मिस नेहा शर्मा, या फिर कहूँ मिसेज विवेक राठौड़। ये सुनते ही नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें फैल गई। विवेक ने उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत अच्छी अदाकार हो तुम, इतनी मासूम शक्ल और दिल में इतना जहर। तुमने मेरे दादाजी को मुझसे छीन लिया, मुझे मौत के मुंह में छोड़ दिया और मेरे दोस्त के साथ भाग गई, और अब यहाँ शरीफ बनने का नाटक कर रही हो। ये सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं विवेक, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन विवेक के दिल में वर्षों से जमी हुई नफरत अब उसके शब्दों में उतर चुकी थी। उसने और कठोर स्वर में कहा, दर्द की बात मत करो, दर्द क्या होता है ये मैंने सीखा है। तुमने मुझे जो जख्म दिए हैं उनके सामने ये सब कुछ नहीं है। हालांकि उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो उससे नफरत करता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल भी कहीं ना कहीं बेचैन हो रहा था। एक पल के लिए उसकी नज़र नेहा के कांपते हुए चेहरे पर ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसके मन में फिर वही नफरत हावी हो गई। अब उसके कानों के पास झुककर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, आज नहीं तो कल तुम्हें हर सच कबूल करना होगा। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरे साथ किए गए धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। नेहा डर से कांप रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, मैंने कोई पाप नहीं किया, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन विवेक ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। नेहा वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो समझ चुकी थी कि विवेक के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत बची है। अगर वह यहाँ रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उसी समय उसने फैसला लिया कि वह इस शहर को छोड़ देगी। उसने अपने कांपते हाथों से अपना सामान उठाया और बिना किसी को बताए होटल के पिछले रास्ते से बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही उसने अपने बूढ़े दादा दादी को साथ लिया और किसी अनजान शहर में जाने की तैयारी शुरू कर दी। उधर अगले दिन जब विवेक होटल पहुंचा तो उसके मन में अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन जब उसे पता चला कि नेहा नौकरी छोड़कर गायब हो चुकी है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत अपनी सारी मीटिंग्स रद्द कर दी और अपने लोगों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन 2 दिन बीत गए, उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे उसके गुस्से की जगह बेचैनी लेने लगी। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तीसरे दिन वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी नौकर ने आकर बताया कि कोई उनसे मिलने आया है। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचा, सामने खड़े इंसान को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। वो रणवीर था। गुस्से से उसकी आवाज़ ऊंची हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लेकिन रणवीर ने शांत स्वर में कहा, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो सज़ा देना चाहो मैं मंजूर करूँगा। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारी मौसी ने तुम्हारी ज़िंदगी में कितना जहर घोला है, इसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं है। विवेक हंस पड़ा, बस करो, अब तुम दोनों मिलकर मेरी मौसी को बदनाम करोगे। तब रणवीर ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल उसके सामने कर दिया और बोला, एक बार ये देख लो, उसके बाद जो चाहो सोच लेना। अगले ही पल वीडियो चलने लगी। वीडियो में नेहा मंदिर में बैठी रो रो कर भगवान से विवेक की जिंदगी की भीख मांग रही थी। कभी वो उसके पैरों की मालिश कर रही थी, कभी उसके सिरहाने बैठकर उसके होश में आने की दुआ कर रही थी और कभी रात रात भर जागकर उसकी सेवा कर रही थी। हर दृश्य देखकर विवेक की आंखें फैलती जा रही थी। रणवीर की आवाज़ भरा गई, जब तुम जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे तब ये लड़की तुम्हारे लिए खुद को मिटा रही थी। तुम्हारी मौसी तो उसे मनहूस कहकर चली जाती थी, लेकिन नेहा तुम्हारे पास से एक पल के लिए नहीं हटती थी। जब उसने मुझे संदेश भेजा तब मैं शहर से बाहर था, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, वो मुझे भाई मानती थी। विवेक, तुमने एक फरिश्ते को गलत समझ लिया, तुमने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये सुनते ही विवेक के हाथ कांपने लगे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में नेहा की वो रोती हुई आवाज़ गूंजने लगी जब वो उससे अपनी बेगुनाही की भीख मांग रही थी। उसे अपनी अंधी नफरत, अपने गलत फैसले और अपनी मौसी की चालों पर खुद से नफरत होने लगी।
उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया और वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में वो बोला, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? जिस लड़की ने मेरी ज़िंदगी बचाई उसी की ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी। मैंने अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से ठुकरा दिया। मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। वो बच्चों की तरह रो पड़ा। उसने रणवीर का हाथ पकड़ लिया और टूटे हुए स्वर में बोला, मुझे माफ़ कर दो दोस्त। रणवीर ने साफ शब्दों में उससे कहा था कि अगर सच में माफ़ी मांगनी है तो उससे नहीं बल्कि अपनी पत्नी नेहा से मांगो, क्योंकि वही है जिसने सबसे ज़्यादा दर्द सहा है। ये सुनते ही विवेक बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी लेकर नेहा के पुराने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल घबराहट से कांप रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि किसी तरह नेहा उसे मिल जाए और उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल जाए। लेकिन जब वह पुराने मोहल्ले में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि नेहा और उसके दादा दादी 2 साल पहले ही वहां से कहीं और चले गए थे। ये सुनते ही विवेक वहीं दरवाजे के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो बार बार खुद को कोसते हुए कह रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत को अपने ही हाथों से खो दिया है। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे पूरी दुनिया क्यों न छाननी पड़े, वो नेहा को ढूंढ कर रहेगा। थोड़ी देर में उसे नेहा के नए पते का पता चल गया और वो पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाते हुए वहां पहुंचा। लेकिन वहां भी उसके हिस्से में मायूसी ही आई। उस घर के बाहर भी ताला लगा हुआ था। वो बेचैनी में दरवाजा पीटने लगा। तभी पड़ोस की एक महिला बाहर आई। विवेक ने कांपती आवाज में पूछा कि यहाँ रहने वाले लोग कहाँ गए हैं। महिला ने बताया कि वे लोग बहुत दुखी थे और आज सुबह सुबह अपना सामान लेकर बस अड्डे की तरफ चले गए हैं। शायद हमेशा के लिए ये शहर छोड़ रहे हैं। इतना सुनना था कि विवेक का दिल बैठ गया। उसे पता लगा जैसे अगर आज नेहा उससे दूर चली गई तो वो जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो तुरंत बस अड्डे की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर वो भगवान से प्रार्थना करता रहा कि किसी भी तरह उसे अपनी मोहब्बत को मनाने का एक मौका मिल जाए। बस अड्डे पर पहुंचकर वो बदहवास हालत में हर तरफ नेहा को ढूंढने लगा। उसका महंगा सूट अस्त व्यस्त हो चुका था, बाल बिखर गए थे और चेहरे पर सिर्फ दर्द और पछतावा दिखाई दे रहा था। अचानक उसकी नज़र एक कोने में बैठी नेहा पर पड़ी। उसके साथ उसके दादा दादी भी थे और तीनों अपने पुराने सामान के साथ बस का इंतजार कर रहे थे। नेहा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और वो सिर झुकाए बैठी थी। उसे देखते ही विवेक दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे उसके पैरों में बैठ गया। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसने कांपते हुए नेहा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। उसने अपनी ही पत्नी को गलत समझा, उस पर झूठे आरोप लगाए, उसका दिल दुखाया और उसकी सच्ची मोहब्बत को पहचान नहीं पाया। अब उसे हर सच पता चल चुका है और वो अपनी गलती की सजा खुद को हर पल देता आ रहा है। उसने नेहा से हाथ जोड़कर एक मौका मांगा और कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसकी खुशियों के नाम कर देगा। विवेक की ऐसी हालत देखकर नेहा भी हैरान रह गई। उसके दादा दादी भी ये सब देखकर स्तंभ थे। लेकिन नेहा के दिल में अभी भी पुराने जख्म ताज़ा थे। उसने रोते हुए कहा कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ माफ़ी के 2 शब्दों से नहीं भरा जा सकता। उसने याद दिलाया कि किस तरह विवेक ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए, उसे बेइज्जत किया और उसे ऐसे दर्द दिए जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकती। उसने साफ कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो उसके साथ वापस नहीं जा सकती। तभी विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंसू लिए बोला कि वो उसे दोबारा कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। उसने स्वीकार किया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन वो अब अपनी हर सांस में उसकी खुशियों की रक्षा करेगा। उसने नेहा के दादा दादी के सामने वादा किया कि वो नेहा को जिंदगी भर रानी बनाकर रखेगा और उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा और दिल में बेशुमार प्यार देखकर नेहा के दादा का दिल पिघल गया। उन्होंने प्यार से अपनी पोती के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि इंसान से गलती हो जाती है,
लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से अपनी गलती मान ले तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। नेहा कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी। विवेक ने उसकी खामोशी को उम्मीद की एक किरण समझा। जब विवेक उन्हें अपने आलीशान बंगले में ले जाना चाहता था तो नेहा ने साफ इनकार कर दिया कि वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहती जहां उसकी यादों में सिर्फ दर्द और अपमान था। इसलिए विवेक बिना कोई बहस किए उसे उसी छोटे से किराए के घर में वापस ले आया जहां वो पिछले 2 सालों से रह रही थी। घर पहुंचने के बाद विवेक ने बिना किसी घमंड के अपना कोट उतार दिया और पूरी सहजता के साथ नेहा के पीछे पीछे रसोई तक पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए पानी मांगा। नेहा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया, लेकिन उसकी आवाज में अब भी नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने तंज भरे अंदाज में कहा कि ये छोटा सा घर विवेक राठौर जैसे बड़े आदमी के लिए नहीं है। यहाँ ना कोई आलीशान कमरे हैं, ना ठंडी हवा देने वाला एसी और ना ही शाही आराम की सुविधाएं। ये साधारण सा कमरा कुछ ही दिनों में उसे परेशान करने लगेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो वापस अपने महल जैसे घर में लौट जाए। विवेक ने पानी का गिलास खाली किया और मुस्कुराते हुए नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा घमंड नहीं बल्कि सच्चा प्यार और अपनापन दिखाई दे रहा था। उसने बहुत प्यार से कहा, नेहा, मेरे लिए सुख और आराम किसी बड़े बंगले या महंगी चीज़ों में नहीं है। मेरा सुकून तो सिर्फ तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ रहोगे मैं भी वहीं रहूँगा, चाहे वो छोटा सा घर हो या एक साधारण सी झोंपड़ी। अगर तुम साथ हो तो वही मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत महल है। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर काम में लग गई। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में विवेक की बात ने हल्की सी दस्तक जरूर दी थी। उधर दादा दादी भी विवेक में आए इस बदलाव को देखकर खुश थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस बार विवेक सचमुच बदल चुका है और उसे अपनी गलतियों का गहरा पछतावा है। आने वाले दिनों में विवेक ने पूरी ईमानदारी से नेहा का दिल जीतने की कोशिश शुरू कर दी। वो रोज सुबह जल्दी उठता, मोहल्ले की दुकान से सामान लाता और दादा दादी की दवाइयों का भी पूरा ध्यान रखता। वो हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता, लेकिन नेहा अभी भी इतनी आसानी से उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि विवेक उसी दर्द को महसूस करे जो उसने इतने सालों तक अकेले सहा था। एक दिन शाम के समय दादा दादी मंदिर गए हुए थे और घर में सिर्फ विवेक और नेहा मौजूद थे। नेहा रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। वो आटा गूंदने में व्यस्त थी कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। विवेक काफ़ी देर से उसे देख रहा था। आखिर वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और प्यार से उसके करीब खड़ा हो गया। अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करके नेहा चौंक गई। विवेक ने मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब कर लिया। नेहा ने नाराज होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से में बोली, मुझसे दूर रहिए। लेकिन विवेक ने प्यार से कहा, इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं होती नेहा। आखिर कब तक अपने इस दीवाने को सजा देती रहोगी। नेहा के हाथों में आटा लगा हुआ था, इसलिए वो ठीक से उसे धक्का भी नहीं दे पा रही थी। विवेक उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा पड़ा। फिर उसने मजाक में उसके हाथ का थोड़ा सा आटा अपने गाल पर लगा लिया और हंसते हुए बोला, देखो अब तो मैं भी तुम्हारी तरह हो गया हूँ। उसकी ये हरकत देखकर चाहकर भी नेहा की हंसी निकलते निकलते रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और नाराज होकर बोली, 2-4 अच्छी बातें कर लेने से मैं सब कुछ नहीं भूल जाऊंगी। इतना आसान नहीं है मुझे मनाना। विवेक ने भी मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और प्यार से कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा। जितना समय लगेगा उतना इंतज़ार करूंगा, लेकिन तुम्हें मनाकर ही रहूंगा। ये कहकर वो पीछे हट गया। नेहा गुस्से का दिखावा करते हुए वहां से बाहर निकल गई, मगर उसके दिल की धड़कनें पहले से कई ज़्यादा तेज थी। अगले दिन सुबह विवेक तैयार होकर उसके पास आया और गंभीर आवाज में बोला, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। नेहा ने हैरानी से पूछा, कहाँ? विवेक ने सिर्फ इतना कहा, एक जरूरी काम अधूरा है जिसे आज पूरा करना है। नेहा बिना कुछ समझे उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक ऐसे घर के सामने जाकर रुकी जिसे देखकर नेहा का चेहरा बदल गया। वो घर विवेक की मौसी कमला जी का था। नेहा घबरा गई और तुरंत बोली, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं?
मैं उस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। विवेक ने उसका हाथ मजबूती से थामा और भरोसा देते हुए बोला, घबराओ मत, आज सच का सामना होगा और हर गलत बात का हिसाब भी। दोनों घर के अंदर पहुंचे तो कमला जी लॉन में बैठी चाय पी रही थी। विवेक को देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र नेहा पर पड़ी उनकी मुस्कान गायब हो गई। इस बार विवेक ने नेहा का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और सीधी अपनी मौसी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने भारी आवाज़ में कहा, मौसी, मैं यहाँ आपका हालचाल पूछने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने एक मासूम और सच्ची लड़की पर झूठे आरोप लगाए और मुझे भी सच से दूर रखा। आपकी वजह से मैंने अपनी पत्नी को खो दिया और उसे बेवजह इतना दर्द सहना पड़ा। कमला जी कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन विवेक ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और सख्त आवाज में बोला, बस मौसी, अब और नहीं। अब आपको उसी लड़की से माफ़ी मांगनी होगी जिसे आपने अपमानित करके घर से बाहर निकाला था। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये रिश्ता भी मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मौसी हैं, क्योंकि अब मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई मेरी पत्नी है और उसके सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। विवेक के चेहरे पर पहली बार ऐसा गुस्सा दिखाई दे रहा था जिसे देखकर कमला जी की हिम्मत जवाब दे गई। वह समझ चुकी थी कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है और जिस भांजे को उन्होंने कभी अपनी बातों में उलझाकर नेहा से दूर कर दिया था, वही आज अपनी पत्नी के सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार खड़ा था। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए प्यार, सम्मान और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। विवेक के कठोर शब्दों ने कमला जी को अंदर तक झंझोर दिया। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और नेहा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रोते हुए उन्होंने कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सच जाने तुम्हारे ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए जिनका कोई आधार ही नहीं था। मैं लोगों की बातों में आ गई और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से ये परिवार बिखर गया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ और शायद जिंदगी भर इस गलती का बोझ अपने दिल पर लेकर जीती रहूँगी। नेहा खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में दर्द था मगर नफरत नहीं थी। जिस एक झूठे इल्ज़ाम ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी, उसके जख्म अभी भी ताज़ा थे। उन जख्मों को भरने में समय लगेगा, ये बात वो खुद भी जानती थी। इसलिए उसने कमला जी को ना तो कुछ कहा और ना ही उन्हें अपमानित किया। उसकी खामोशी ही उसके टूटे हुए दिल की कहानी बयां कर रही थी। तभी विवेक ने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और गर्व से बोला, आज के बाद मेरा और आपका रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरा सम्मान, मेरा अभिमान और मेरी पूरी दुनिया है। जिसने इसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रह सकता। मैं अब किसी भी कीमत पर इसके सम्मान से समझौता नहीं करूँगा। विवेक की बातें सुनकर कमला जी की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे, जबकि नेहा की आंखों में पहली बार अपने पति के लिए गर्व दिखाई दिया। वो महसूस कर रही थी कि आज वही इंसान जिसने कभी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था, पूरी दुनिया के सामने उसके सम्मान की रक्षा के लिए खड़ा है। उस पल उसके दिल का वर्षों पुराना दर्द थोड़ा हल्का हो गया। जब दोनों वहां से बाहर निकले तो नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों पर रखा बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। आखिरकार उसे वो सम्मान मिल चुका था जिसकी वो हमेशा हकदार थी। विवेक उसे सीधे राठौर हाउस लेकर आया। अब उनके रिश्ते के बीच कोई दीवार बाकी नहीं रह गई थी। दादा दादी भी दोनों के साथ थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने आखिरकार उनके परिवार की खुशियां वापस लौटा दी हैं। घर पहुंचने के बाद विवेक ने मुस्कुराते हुए नेहा का हाथ थामा और बहुत ही प्यार से कहा, आज से ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है और मेरी पूरी ज़िंदगी भी सिर्फ तुम्हारी है। अब इस घर में तुम्हारे बिना कुछ भी अधूरा है। उसकी बात सुनकर नेहा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये मुस्कान छोटी जरूर थी लेकिन उसके दिल की
मंजूरी का सबसे खूबसूरत इशारा थी। काफी समय बाद उसके चेहरे पर ऐसी सच्ची मुस्कान आई थी। उसी रात मौसम ने अचानक करवट बदली। आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। नेहा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश की बूंदों को देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में नई उम्मीदों की चमक दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक तेज बिजली चमकी और पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरे से घबराहट नेहा धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विवेक अंदर आया। उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी, जिसकी हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस रोशनी में उसका चेहरा बेहद शांत और सुकून से भरा हुआ लग रहा था। उसे देखते ही नेहा तुरंत उठी और घबराकर उसके सीने से लग गई। कांपती आवाज में उसने कहा, विवेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। विवेक ने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी के हर अंधेरे में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब तुम्हारी आंखों में आंसू आने से पहले मेरी सांसें रुक जाएंगी। उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें नम हो गई। विवेक ने बहुत ही प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और अपना माथा उसके माथे से लगाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी हर तकलीफ को खुशियों में बदलने में लगा दूंगा। तुम्हारी आंखों से निकले हर आंसू का हिसाब अपनी मोहब्बत से चुकाऊंगा। बस अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना लो। नेहा अब तक उसके पछतावे, उसके बदल चुके व्यवहार और उसकी सच्ची मोहब्बत को महसूस कर चुकी थी। वो खुद भी उससे दूर रहकर अधूरी हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना सर विवेक के सीने पर रख दिया। रोते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ विवेक, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। शायद हमारा प्यार ही हमें दोबारा एक दूसरे तक लेकर आया है। ये सुनते ही विवेक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने प्यार से नेहा को अपने सीने से लगा लिया। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और अंदर दो टूटे हुए दिल फिर से एक हो चुके थे। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अब कभी कोई गलतफहमी उनके रिश्ते के बीच नहीं आएगी। वे हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बीते हुए दर्द, शिकायतें और जुदाई के साल अब पीछे छूट चुके थे। उनकी जिंदगी में एक नई सुबह दस्तक दे चुकी थी। सुबह की पहली किरण। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून और खुशियां महसूस करते रहे। उनके दिलों में अब सिर्फ प्यार था, विश्वास था और एक खूबसूरत भविष्य के सपने थे। आखिरकार इतनी लंबी जुदाई, दर्द और संघर्ष के बाद उनकी मोहब्बत को उसका मुकाम मिल चुका था। अब उनके बीच सिर्फ इश्क था, भरोसा था और वो अनमोल रिश्ता था जिसे दोनों ने एक बार खोकर दोबारा पाया था। आने वाला हर दिन उनके लिए नई खुशियां लेकर आने वाला था। अब उनकी कहानी में आंसू की जगह सिर्फ मुस्कानें और मोहब्बत की मिठास बची थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये प्यार, भरोसे और रिश्तों की खूबसूरती से भरी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी राय और प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली नई नई रोमांटिक और भावनाओं से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और नई दिलचस्प और बेहद रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।